कल तक हम लोगों ने राशि भी सीख लिया, नक्षत्र भी सीख लिया। राम राम जी। नक्षत्र के बारे में हमने तकरीबन उतने बातें सीख लिया जिसको अभी हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुंडली देखने में, कुंडली बनाने में जितनी आवश्यकता है उतना हमने नक्षत्रों के बारे में जान लिया। राशि के बारे में भी कल हम लोगों ने तकरीबन सभी बातों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम राशि के संदर्भ में 3-4 चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा क्रमशः मनुष्य, लिखिए सबसे ऊपर लिखिए मनुष्य एक कापी में। फिर उसके बगल में लिखिए चतुष्पद, उसके बाद लिखिए कीट, फिर लिखिए जलचर। कि मनुष्य संज्ञक राशि, चतुष्पाद संज्ञक राशि, कीट संज्ञक राशि और जलचर संज्ञक राशि। इसका किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली देखते वक्त बहुत बड़ा इसका मायने रहता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप लोग लिखिए। मैं यहाँ पर क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने आना है तो शायद मेरे ड्राइंग में यहाँ पर करने नहीं देंगे ये लोग, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा अगर कोई बीच में नहीं आया तो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ इसको ड्राइंग कैसे बनाना है। आप लोग कृपया अपने अपने इसको खोलिए जरा, कैमरे को, ऑडियो को बंद रखिएगा। ये देखिए आ गया ना। ये जब आ जाते हैं तो फिर सारा खराब हो जाता है। आप लोगों ने ना ऐसे एक ऊपर से एक लाइन खींचना है। इस तरह से ये मेरे को होने नहीं देंगे। लाइन खींचिए जरा और उसके बाद वहां पर करिए मनुष्य, लिखिए एक लाइन में। एक लाइन में लिखिए चतुष्पाद, एक में लिखिए कीट, एक में लिखिए जलचर। यानी मनुष्य संज्ञक राशि, चतुष्पाद संज्ञक राशि, कीट संज्ञक राशि और जलचर संज्ञक राशि। बहुत मायने है इसका किसी भी व्यक्ति के। पूरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे लिखना है, तो बता दीजिए। वही है ना कि बताने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये कोई ना कोई आ ही जाता है ना इसमें। एक सेकंड में फिर भी करूँगा। ऐसे लाइन खींचना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से दूसरा लाइन खींचिए, यहाँ से तीसरा लाइन खींचिए और यहाँ एक लाइन खींच लेना। ठीक है। यहाँ लिखिए मनुष्य, मनुष्य यहाँ लिखिए। यहाँ लिखिए चतुष्पद, यहाँ पर लिखिए कीट और यहाँ पर लिखिए जलचर। लिख दिया। अब यहाँ पर लिखिए जो मनुष्य संज्ञक राशियां हैं, जैसे मिथुन, तीसरा नंबर वाला राशि मिथुन। मैं यहाँ बताते जाता हूँ, मेरे यहाँ से सही तरीके से लिखनी होगा। एक हो गया मिथुन राशि, एक हो गया तुला राशि। मैं यहाँ पर बेशक नंबर लिख दूंगा। एक है मिथुन राशि, एक है तुला राशि। मिथुन राशि का नंबर है 7, एक सेकंड 3 है नंबर इसका, 3 नंबर है इसका, इसका 7 नंबर है इसका। और कन्या राशि 6 नंबर भी, धनु राशि 9 नंबर और कुंभ
11 के पूर्वार्ध भाग, इसको लिखना है पूर्वार्ध भाग। ऐसा ही यहां पर लिखना है 1 यानी मेष राशि, 2 यानी वृष राशि। ये चतुष्पाद संज्ञक राशि है। चतुष्पाद मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, और वृष हो गया सिंह। सिंह के भी 4 ही होते हैं ना जी। तो 5 नंबर सिंह, सिंह भी चतुष्पैद है। धनु, और उसके बाद मकर के उत्तरार्ध, मकर। सर यहाँ पर 10 नहीं 11 है यहाँ पर। कुंभ, कुंभ के पूर्वार्ध और मकर के उत्तरार्ध चतुष्पद में। लिख लिया आप लोगों ने? जी गुरु जी लिखा। हाँ, अब कुछ नए लोग आ गए ना, इनको जोड़ करके मैं दोबारा मैं करूंगा काम, है ना। अब उसके बाद लिखिए यहाँ पर ऊपर जो आपने कीट लिखा है, उसके नीचे आप लिखिए यहाँ पर लिखिए जरा आप वृश्चिक राशि। वृश्चिक मीन्स 8वां नंबर है, 8वां राशि वृश्चिक राशि। ये कीट संज्ञक है। और यहां पर लिखिए ऊपर जलचर है, और नीचे लिखना 4 नंबर यानी कर्कट, मकर, मकर राशि यानी 10वां नंबर। मकर को भी हम जलचर मानेंगे। और मीन राशि 12वां राशि। ठीक है। तो फाइनली एक बार फिर बता रहा हूं, ये राशियों का जो चतुष्पादादि संज्ञक होते हैं, इसको अभी आप लोगों ने लिखना है। जहां पर सबसे पहले इधर हमने लिखा मनुष्य। शाने इंडिया जी अभी नए आए हैं, तो आप ही जरा अभी लिखिए जरा इसको। नमस्कार। ये जैसे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक सेकंड, ये कलर नहीं उठा रहा है। इस तरह से लाइन खींचना है। अभी हम यहाँ पर राशियों के संज्ञा, चतुष्पादादि संज्ञा हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मनुष्य संज्ञा, जो राशियां हैं किस तरह के क्वालिटी वाले, किस तरह के संज्ञा वाले हैं। तो मनुष्य संज्ञा वाले मिथुन, तुला, कन्या, धनु के पूर्वार्ध, धनु राशि के पूर्वार्ध, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पहले से, धनु राशि के पूर्वार्ध और कुंभ राशि, पहले से थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। मनुष्य में आपके मिथुन है, मिथुन में 3 आ गया, और यहाँ पर तुला है तो तुला का 7 आ गया, कन्या है तो कन्या का 6 आ गया, और धनु यानी 9 है। इसको मैं उस वक्त बोलना भूल गया। धनु राशि का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब एक राशि में 30 अंश होता है, तो 30 अंश के पूर्वार्ध का मतलब होता है इसके आधा कितना, 15 अंश तक ये है। क्या है ये? मानव अंश वाला रहेगा, मानव संज्ञा रहेगा। और उसका 15 अंश से लेकर के उधर 16 अंश से ये रहेगा आपका चतुष्पाद रहेगा। ठीक है, 9 हो गया। और यहां पर लिखिए कुंभ राशि। कुंभ राशि यह आपका मानव संज्ञक राशियां है। इधर हमने लिखा चतुष्पाद, चतुष्पाद लिखना है यहाँ पर, चतुष्पाद। चतुष्पाद में 1 नंबर यानी मेष राशि। चतुष्पाद मतलब 4 पैर है जिसका, तो मेष यानी बकरा है, बकरे के 4 पैर है। वृष यानी सांड है 2 नंबर में, उसके भी 4 टांग है। सिंह 5 नंबर वाला राशि, सिंह राशि, इसका भी बब्बर शेर है, 5 ही टांग है इसके। अब यहाँ पर धनु राशि का पूर्वार्ध तो आगे लग गया, अब यहाँ हम उत्तरार्ध लेंगे। धनु राशि
उत्तरार्ध, धनु राशि का उत्तरार्ध। उसके बाद मकर, मकर का पूर्वार्ध, मकर का पूर्वार्ध चतुष्पाद है, ये पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध का मतलब समझ में आई गया आपको। पूरा एक राशि में 30 अंश है, तो मकर राशि के 15 अंश तक का जो मकर राशि है वो क्या है, वो हमारा चतुष्पद वाला बन जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर में लिखिए कीट संज्ञक नक्षत्र। हालांकि ये सभी आप लोग जानते हैं कि कीट में यहां पर आप लिखिए वृश्चिक, केकड़ा, क्या बोलते हैं आप लोग वृश्चिक को? बिच्छू। बिच्छू। तो बिच्छू जो होता है वो कीट है, वो कीट संज्ञक है। वृश्चिक मीन्स 8 नंबर, ठीक है। तो वृश्चिक राशि जो है वो कीट संज्ञक है, कीट संज्ञक है। उसके बाद आ गया जलचर। जलचर का मतलब है जो जल में चर यानी विचरण करता है, जो जल यानी पानी में रहता है, पानी के संयोग होने पर ही वो जीवित रहता है, वो जलचर। क्या क्या हो सकता है? कर्क राशि, कर्क मीन्स 4 नंबर। दूसरा है मकर का पूर्वार्ध, पहले ले लिया हमने, हम यहां अब उत्तरार्ध लेंगे, तो मकर का उत्तरार्ध जलचर मानेंगे। और आ गया मीन यानी मछली वाला, 12 नंबर मीन, ये जलचर है, ठीक है जी। चतुष्पादादि संज्ञक इन राशियों का संदर्भ जब भी कभी हम ट्रांजैक्शन में अथवा जन्म कुंडली में जब हम इसको कुंडली जब हम देखेंगे, तो जब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में, उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि यह जो ग्रह है किस प्रकार के व्यवहारों को इस व्यक्ति के तरफ देगा। जैसे अगर हम ये बेसिकली पहले जो है ना, ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर लोग क्या करते थे, एक तरह से इस तरह के व्यापार किया करते थे। मनुष्य, मनुष्य का मतलब साधारण व्यापार करना, साधारण काम करना, बुद्धि के साथ काम करना, ये मनुष्य संज्ञक राशि में इस अंतर्गत आता था। पंडित जी महाराज आप बताइए कि मैं किस तरह के काम करूं? तो अगर मनुष्य संज्ञक नक्षत्र में या राशि में अगर ग्रह बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि आप जो है बुद्धि, क्योंकि मनुष्य जो जाना जाता है विवेक के कारण से मनुष्य को सभी जानवरों से अलग माना जाता है ना। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात नरो वही पशु भी समान। तो पशु और इंसान में फर्क यही है कि वो साहित्य संगीत और विविध प्रकार की कला से युक्त होता है। तो मनुष्य का मतलब ही ये हो गया कि मिथुन, तुला, कन्या, धनु के पूर्वार्ध और कुंभ राशि में बैठा हुआ ग्रह कभी कभी इस तरह से मानवोपयोगी, जैसे बुद्धि और विवेक से किया जाने वाला जो काम है उससे उसका गुजारा होता था, है ना, होता है। जैसे अब अगर चतुष्पाद, चतुष्पाद में जैसे मेष है, वृष है, सिंह है, धनु है। पहले जमाने में क्या है कि खेती किसान किया करते थे, जंगल में जानवरों को लेके जाना। तो उस संदर्भ में चतुष्पाद राशि में अगर कोई ग्रह बैठता है तो यहाँ पर ये बताया जाता था कि भाई आप खेती करोगे, किसानी का काम करोगे, जानवर को लेकर के जाना आदि इत्यादि बातें चतुष्पाद के संदर्भ। हालांकि इसके संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता रहेगा। कीट के संदर्भ में फिर वही समुद्र जल से संबंधित जो व्यापार है, जो काम है, वो आप करोगे, ऐसा बोला जाता था। जलचर, जलचर के संबंध में भी ऐसा ही है कि वो जो व्यक्ति है जलचर राशि, कर्क, मकर और मीन राशि में अगर कोई ग्रह जाता था तो उसको भी यही बताया जाता था कि आप समुद्र से संबंधित जो कार्य है उसको आप करोगे, है ना। समुद्र में क्या क्या हो सकता है, समुद्र में से, है ना, विदेश में जाना, उधर काम करना आदि इत्यादि। ऐसे ही
अब आपको समझ में आया इसको? इसके संदर्भ हम बाद में जाकर के जोड़ेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप लिखिए जरा राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बस ये अंतिम है, उसके बाद हम फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रहों की तरफ चले जाएंगे। हालांकि यह भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपने यहां पर लिखना है, मान लो कि किसी के घर से कोई आदमी गुम हो गया, कोई आदमी गुम हो गया, या कोई आदमी किसी आदमी को कहीं जाकर के काम करना है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिए, तो उस संदर्भ में यह जो नॉलेज है ये बहुत अच्छा काम में आने वाला है। यहां पर आप लिखिए 1 नंबर यानी मेष, यहां लिखिए वृष, यहां लिखिए मिथुन यानी 3 नंबर, कर्क यानी 4, सिंह यानी 5, करते हुए आप 12 नंबर तक नीचे तक आइए जरा। मेष राशि का विचरण स्थान, मेष राशि किन किन स्थानों में, किस तरह के स्थान में मेष राशि विचरण करता है, यानी वहां घूमता है, वहां रहता है। मेष राशि का संबंध किस तरह के क्षेत्र से है। जैसे दोषों के आधार पर जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना भाई, वात संबंध जो स्थान है, पित्त संबंधित स्थान है, कफ संबंधित स्थान है, उष्ण प्रदेश देश हो गया, इस तरह से बताते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ राशि के संदर्भ में भी मेष राशि का संबंध पर्वत और वन है। मेष राशि का संबंध पर्वत और वन है। ट्रांजैक्शन में मेष राशि में कोई ग्रह या मेष राशि से संबंध रख रहा है, अभी कुंडली में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध रख रहा है, पूछा जाए कि भाई कहाँ काम करोगे, तो बोलना है कि कुछ ऐसा जो पर्वत और जंगल से संबंधित जो स्थान या कार्य है उसे आपने करना है, क्योंकि मेष राशि का मतलब पर्वत और वन है। कोई आदमी गुम हो गया, अगर वो गुम होने वाला जो आदमी है उसके कुंडली में इस वक्त मेष राशि संबंध रख रहा है कहीं ना कहीं, तो हम क्या कहेंगे कि यह आदमी पर्वत में है ना, पर्वत मतलब बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र या कुछ जंगली क्षेत्र में चला गया होगा। वृष यानी सरल भूमि, सरल भूमि, वृष यानी सरल भूमि। अब सरल भूमि का मतलब क्या होगा, पहाड़ से जब आप नीचे की ओर उतरते हो, बड़ा ही ढलान वाला पहाड़, ऊंचा पर्वत है, नीचा एकदम चलने में बड़ा मुश्किल है। चलते हुए जब आप नीचे जमीन में आ जाते हो, समतल है ना, सतह में आ जाते हो, कभी आप वैष्णव देवी गए हो, कभी आप चिंतापूर्णी गए हो, तो जहां से पहाड़ शुरू हो जाता है उससे निचले का कुछ जो एरिया है उसे हम सरल भूमि कहते हैं, वह है सरल भूमि। सरल भूमि का मतलब जहां पर चलने से बड़ा सुकून मिलता है, मतलब पहाड़ से बंदा आया हुआ है कष्ट से और नीचे सरल जमीन में आ गया, उसको बड़ा सुकून लगता है। तो वृष का संदर्भ और ये संबंध सरल भूमि से है। मिथुन जो है वो वन से है, मिथुन का वन यानी उसका भी संबंध जंगल से है। कर्कट का संबंध जो है, यह कर्कट जल से है, जल से है कर्कट का संबंध। सिंह का संबंध सरल भूमि से है, सरल भूमि। सिंह बड़े पहाड़ों में भी नहीं रहता, सरल भूमि में रहता है। तो अंदाज गुरुजी मिथुन का क्या बोले? मिथुन का है मिथुन का वन, वन मिथुन यानी सांडे। सांडे कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं ज्यादातर। सांड, जंगली सांड अच्छा, कहाँ रहते हैं, गाँव में भी नहीं रहते, बड़े पहाड़ों में भी नहीं रहते। तो ये जो है ना साधारण वन यानी जंगल में रहते हैं। सर मिथुन सांड का, हेलो हाँ जी, सर मिथुन राशि में ये तो वृष में आएगा ना, वृष राशि में सांड आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो मिथुन राशि में तो मैंने देखा है स्त्री पुरुष जैसी कोई चीज होती है। हाँ जी। हाँ, मिथुन। अब मिथुन के संदर्भ में स्त्री पुरुष भी बताया जाता है, और सांड और गाय और बैल को भी बताया जाता है। गाय और बैल। मिथुन जो शब्द है, वैसे सांड के लिए जब हम दुर्गा सप्तशती जब हम पढ़ते हैं ना, तो दुर्गा सप्तशती में वो जो एक राक्षस होता है, महिषासुर जिसका नाम है, महिषासुर जिसका नाम है, उस महिषासुर के लिए दुर्गा उस देवी भागवत में मिथुन शब्द आया हुआ है, महिषासुर के लिए। तो वो एक सांड था। ठीक है। पति और पत्नी जहां रमण करते हैं, लेकिन वहां पर सांड को ही प्रधानता रूप में उसमें मिथुन शब्द दिया हुआ है, पति और पत्नी। लेकिन आजकल बहुधा जो टीवी में, मोबाइल में थंबनेल इस तरह से लड़का और लड़की के बनाते हैं, लेकिन बेसिकली मिथुन जो होता है ना, सर वही देखा है ना मैंने। हाँ, तो मिथुन जो हाँ, शब्द है वो, नमस्कार, आप दुर्गा देवी भागवत को जब आप पढ़ोगे तो देवी भागवत में मिथुन जो शब्द है वो महिषासुर के लिए आया हुआ है। महिषासुर एक सांड था, भैंसा भैंसा या सांड, इसी टाइप का। जी सर। हो गया। कर्कट राशि जलचर है। सिंह राशि पर्वत में विचरण करता है, सिंह राशि पर्वत में विचरण करता है। कन्या राशि जो है वो सरल भूमि में विचरण करता है। कन्या राशि का मतलब है सरल भूमि। गुरु जी अभी सिंह के लिए आपने सरल भूमि बताया था अभी। हाँ, नीचे ऊपर हो गया होगा। सिंह राशि यानी पर्वत। फिर से बता रहा हूं, हाँ, फिर से देख लेना जरा। मेष राशि यानी पर्वत और वन। वृष यानी सरल भूमि। मिथुन यानी वन यानी जंगल। कर्कट यानी जलचर राशि, जलचारी। सिंह यानी पर्वत। कन्या यानी सरल भूमि। तुला यानी वन। वृश्चिक यानी जल। धनु यानी पर्वत। मकर यानी भूमि, सरल भूमि। वन, कुंभ यानी वन। मीन यानी जल। सर मकर भी जल में होना चाहिए ना? भूमि, मकर जो है भूमि, भूमि में बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। कुंभ कुंभ वन बोल रहे। वन। और मीन मीन जंगल। मीन भी जंगल। वो जल, जल, मीन जल। ठीक है। तो इन राशियों में जब भी कभी कोई ग्रह चले जाते हैं, इस बीच वैसे भी कोई ग्रह जाते हैं, तो हमें उस आदमी का संबंध, उस व्यक्ति का, उस वक्त का जो संबंध है, वो इस तरह से मैंने देखा। इनका जो संबंध जो है, मैं कब करता हूँ, मान लो कि कोई किसी व्यक्ति का चंद्रमा तुला राशि में चला गया, ठीक है, तुला राशि में चला गया, और उस वक्त किसी का चोरी हो गया कोई सामान घर में, तो मैंने देखा उसमें ये देखा भाई इधर विचरण स्थान यानी वन। वन का मतलब क्या है? घर के आसपास में जो जो गार्डन है, वो उसे हम वन के हिसाब से देख सकते हैं गार्डन को। अगर बगल में खेत होगा कोई, वहाँ पर इस तरह के कुछ है ऐसे खेती वगैरह कुछ किया हुआ है, तो उसे भी हम वन की संज्ञा हम उसको दे सकते। मतलब किसी का गाय, हमारे यहाँ पर ग्वाले बहुत ज़्यादा है, वो जब गाय गुम हो जाती है, उनके जानवर जब गुम हो जाते हैं, तो मैं इसी के आधार पर जब मैं देखता हूँ हमारे बगल में जलचर का मतलब हो गया कि जहाँ पर पानी, तालाब वगैरह है कहीं, तो हम कह देते भाई जाओ इसके बगल में कहीं हैंडपम्प हो, कहीं तालाब हो, पानी का स्रोत हो, वहाँ जा कर के देख लो। तो इस तरह से
मतलब वो जो चीज है ना थोड़ा सा वो सटीक बैठ जाता है, समय सापेक्ष बात। गुरुजी कीट के नीचे जो वृश्चिक राशि है इसका क्या मतलब हुआ? वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का यहाँ जलचर है। वृश्चिक राशि मतलब एक होता है ना, एक कीड़ा होता है हाँ, वृश्चिक का। केकड़ा। हाँ जी, बिच्छू बिच्छू। बिच्छू बोलते हैं जिसको। अच्छा हाँ, कर्क मतलब केकड़ा। तो इसका क्या अर्थ निकालना है? कीट के नीचे वृश्चिक है। एक सेकंड, वृश्चिक जो है जलचर है। अच्छा, उधर से आप देख रहे हो हाँ कीट के नीचे, हाँ, ऊपर इससे पहले वाले में देख रहे हैं कीट तो वो कीड़ा हो इसका गया। सुंदर वृश्चिक माने कीट, कीट संज्ञक में आ गया ना। जो मनुष्य चतुष्पद और कीट है ना, तो कीट के नीचे वृश्चिक है, तो ये किस संदर्भ में ये तो देखना है इसको? वृश्चिक का मतलब, कीट का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई ग्रह कीट संज्ञक राशि में आकर के बैठा हुआ है ना। एक सेकंड में पहले उसको मैं पहले यहाँ पर यहाँ पर ऊपर तो वृश्चिक कीट का मतलब हो गया कि जो राशि, जो ग्रह है, जैसे अगर वो मनुष्य संज्ञक राशि में आकर के बैठा हुआ है तो वही मनुष्य, जैसे मनुष्य किस चीज के लिए जाना जाता है? बुद्धि, विद्या, विवेक के लिए जाना जाता है। तो उससे संबंधित काम करने के लिए विचार करना चाहिए। अगर वो कीट से संबंधित विचार रखते हैं तो कीट से संबंधित, जैसे कि हम यहाँ पर क्या सोच सकते कि कुछ ऐसे रासायनिक खाद वगैरह हो गया जो कीड़ों को मारने के संबंध में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अच्छा अच्छा हाँ। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। और जलचर में? जलचर तो फिर तो पानी से संबंधित हो गया, देश विदेश से आना जाना, कुछ सामान को लेके आना, समुद्र से और संबंधित चतुष्पद में? कुछ काम करना हो। हाँ जी, चतुष्पद में? चतुष्पद में वही पहले के जमाने में जो लोग करते थे ना, जानवर वगैरह रखने का काम करते थे, तो उसके अच्छा, संदर्भ तो आज के समय में तो ये वाहन वगैरह हो सकता है क्या? हाँ जी, चतुष्पद हाँ वो हो जाएगा आज के समय में उसके संदर्भ में। 4 व्हीलर चतुष्पद। हाँ हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर और अगर कोई हो ऐसा राशि के संदर्भ में कुछ हमने यहाँ लिखा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर एक, ये तो नक्षत्र का, एक चीज यहाँ पर रह गया। आप ना यहाँ पर एक चीज और लिखिए, जब हम कुंडली देखेंगे तो ये चीज बाद में ना आ जाता है, फिर ये इसकी जरूरत नहीं। अंदादि संज्ञाएं बोलते हैं, वो नक्षत्र के साइड में जाइए जरा आप। यहाँ पर लिखिए अंध नक्षत्र, अंध संज्ञक नक्षत्र, अंध, अंध संज्ञक नक्षत्र। यहाँ पर लिखिए मंद संज्ञक नक्षत्र। यहाँ पर लिखिए काण, काण का मतलब कान से न सुनना। यहाँ पर लिखिए सुलोचन, सुष्टुलोचनम, सुलोचन, सुलोचन संज्ञक नक्षत्र। ऊपर से लिखिए अंध संज्ञक नक्षत्र में लिखिए रोहिणी। दूसरे में आ गया पुष्य नक्षत्र, ये भी बहुत। गुरुजी, हाँ जी, जरा और एक बार बोलिए ना। एक सेकंड, पहले क्या बोलिए? अंग के अंध संज्ञक, अंध संज्ञक नक्षत्र, अंध, अंध संज्ञक, हाँ। दूसरे में आ गया नीचे मंद संज्ञक, मंद संज्ञक। तीसरे में आ गया कांड संज्ञक, कांड, कांड, काण, 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 काना, काना। ओके, कर्ण, कर्ण, कान, हाँ, ओके।
चौथे में सुलोचन। सुलोचन, सुलोचन। हाँ, और कुछ है 5-6 वगैरह? हाँ सुलोचन संज्ञक नक्षत्र। हाँ, उसके बाद कुछ है? नहीं। ठीक है। हम्म। अंध संघ में रोहिणी। अंध संज्ञक में आ गया आपका रोहिणी नक्षत्र। हम्म। हो गया सारा, लिख लिया इसको। हम्म। दूसरे में आ गया पुष्य नक्षत्र। मतलब रोहिणी के नीचे ना? नहीं नहीं, रोहिणी के बगल में यहाँ देखिए, ये पुष्य लिखिए यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर मंद संज्ञ। हाँ यहाँ पर लिखिए उत्तर फाल्गुनी। ये ना इस तरह से क्रम से लिखिए, उत्तर फाल्गुनी। गुरुजी अंध में ही लिखा जाएगा कि आप मंद में, नीचे रोहिणी के बाद मंद में लिखा जाएगा? ये सारे अंध के देखिए ना, मैं लाइन में, आप लोग दिख नहीं रहे यहाँ पर, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ अच्छा पर। अच्छा। हाँ, उत्तर फाल्गुनी। रोहिणी के बाद? रोहिणी के बाद रोहिणी के बाद पुष्य। सबसे पहले पुष्य। रोहिणी, फिर पुष्य, फिर उत्तर फाल्गुनी, फिर विशाखा। उत्तर फाल्गुनी, फिर विशाखा। फिर पूर्वाखाड़ा। ओके। हम्म। फिर आ गया धनिष्ठा। हम्म। फिर आ गया रेवती। हम्म। फिर आ गया मंद नक्षत्र, नीचे लिखिए मंद। मंद नक्षत्र। हाँ, कौन सा? गुरुजी लास्ट के दो कौन से बताए हैं? धनिष्ठा और धनिष्ठा और रेवती। मंद में आ गया आपका मृगशिरा। हम्म। दूसरे में आ गया श्लेषा, श्लेषा। श्लेषा या अश्लेषा? अश्लेषा बोलिए, श्लेषा बोलिए, कुछ भी बोलिए। हम्म। तीसरे में आ गया हस्त नक्षत्र। हम्म। चौथे में आ गया अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा के बाद आ गया उत्तराखाड़ा। साने इंडिया लिख नहीं रहे, क्या बात है? गुरुजी लिख लिया, उत्तराखंड के बाद सदविसा आएगा। हाँ, शतभिषा और अश्विनी। जी गुरुजी, लिख लिया मैंने। अच्छा, आपके पास होगा ना कुछ बुक उसमें? नहीं गुरुजी, वो क्रम से आप बता रहे हैं तो समझ में आ गया। अच्छा, फिर आ गया कांड संज्ञ, कांड। हम्म। कांड। सतविसा के बाद गुरुजी? हाँ जी, सतविसा के बाद अश्विनी। गुरुजी इसमें यही आएगा, 1, 5, 9, 13, 17 ऐसे करके आएगा। हाँ, 4-4। फिर आ गया आर्द्रा नक्षत्र, मगा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद और भरणी। आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा। कांड संज्ञक में लिखना है ये, कांड में। हाँ, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्व भाद्रपद और भरणी। ठीक है। अब आ गया सुलोचन, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी। जी क्या बोले गुरुजी?
पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, श्रवण के बाद उत्तर भाद्रपद, और कृतिका। इसका संबंध अभी यह क्यों लिखा हमने और क्यों जाना इसको, इसका संदर्भ उत्तर भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद और कृतिका। यह भी चोरी हुआ सामान किधर गया, इसको जानने का सबसे बढ़िया ये एक जरिया है। ये एक और ऊपर जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो राशि बताया उसको बता करके मैंने ये आपको बताया इसीलिए क्योंकि यह जो चीज है ना आपको बहुत आसान, बहुत सरल, मतलब ये होगा कि मान लो कि कोई भी आदमी कहीं चला गया अभी, है ना, कहते हैं ना सर मेरे यहाँ से कोई आदमी गुम हो गया, अथवा सर चोरी हो गया, सर मेरे सोना चोरी हुआ या कुछ हो गया, चोरी हो गया, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, इन्हीं चीजों को आपने देखना है यहाँ पर। तो इसको देखने का तरीका क्या है, अगर अंध नक्षत्र जो है ना ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले अंध नक्षत्र, अंध नक्षत्र में खोई हुई जो वस्तु है वो पूर्व दिशा से प्राप्त होती है और बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अंध नक्षत्र में जब चंद्रमा पहुंच जाती है और उसी दिन अगर, क्योंकि नक्षत्र तो चंद्रमा के आधार पर होगा, तो जिस दिन अंध नक्षत्र है रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाखाड़ा, धनिष्ठा और रेवती, इस दिन अगर कोई सामान गुम हो जाती है अथवा इस नक्षत्र के समय में, तो हमने बोलना है कि बहुत जल्द मिलेगा और आपका सामान अभी पूर्व दिशा की ओर गया हुआ है। दूसरे नंबर में मंद नक्षत्र में खोई हुई वस्तु की दिशा दक्षिण होगा, दक्षिण दिशा में गया हुआ है और कुछ यत्न करने पर आपको मिल सकता है, यानी कि थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। मध्य यानी कांड नक्षत्र में खोई हुई जो सामान है, जो सामान है वो किस दिशा में गया उसका कोई अता पता नहीं, सूचना मिल जाती है बाद में लेकिन सामान की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग इसको पश्चिम दिशा बताते हैं, कुछ लोग। यह जो नक्षत्र है, कांड नाम का जो नक्षत्र है, वो वास्तु के हिसाब से पश्चिम दिशा बनता है। इस आधार पर कुछ लोग बोलते हैं जो कांड नक्षत्र, इसे हम मध्य नक्षत्र भी बोलते हैं, पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा की ओर गया होगा, लेके गया होगा चोर, और ठीक है ना। और यह जो सामान है वो प्राप्त नहीं होता या बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कहाँ गया, किस दिशा में गया पता होता है बाद में ढूंढने से, लेकिन सामान जो है मिलता नहीं है। सुलोचन नक्षत्र में अगर कोई दिशा गुम होती है तो उसका संदर्भ और संबंध उत्तर दिशा से होती है, यहाँ पर गया हुआ सामान मिलता नहीं है। पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, कृतिका, बहुधा इन नक्षत्र में गया हुआ सामान, चोरी हुआ जो सामान है मिलता नहीं है। लेकिन इसमें एक संदर्भ और जोड़ना है, जिस व्यक्ति के सामान गुम हुआ है उस आदमी के कुंडली में जो ट्रांजैक्शन है वो जो, क्योंकि चंद्रमा से ही होगा, जिस दिन चंद्रमा इन नक्षत्र में गए हैं। समझ में आया इसको कैसे देखना है? अभी आप लोग पंचांग खोलिए, आपके पास पंचांग होगा, मान लीजिए आज का पंचांग खोलिए जरा। आज के पंचांग में जो चंद्रमा है किस नक्षत्र में गया है उसे देखिए। आज का पंचांग खोलिए और उस पंचांग में देखिए कि, देख रहे हैं आप लोग?
आपके किस किस के पास पंचांग है? जी धनु राशि में, आज किस राशि में गया है? धनु राशि में। चंद्रमा धनु राशि में गया है ना। देखो चंद्रमा जो है उसके नीचे राशि लिखा हुआ है। जिस राशि में चंद्रमा गया है वही राशि को आज हमें लेना है। अगर आज वो धनु राशि में गया है तो अब देखो आज उधर कौन सा नक्षत्र है, वहां पर आगे सबसे आगे आपको नक्षत्र दिखाई देगा। ज्येष्ठा नक्षत्र। हाँ, अब यहाँ पर देखो ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध किसके साथ है? अंध मंद कांड सुलोचन में। कांड के साथ गुरु। हाँ, अब कांड का मतलब क्या हुआ? मिलने का चांस कम है, कम है और वो पश्चिम दिशा की ओर गया हुआ होगा। ये सब लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि उस बंदा जो आपके पास पूछने के लिए आ रहा है उसके कुंडली में इस वक्त कौन से ग्रह के दशा चल रहा है। अगर मान लो कि एकादश भाव जो होता है वो बेनिफिट देने वाला ग्रह होता है, वही ग्रह अगर उसका चंद्रमा होगा और वो स्ट्रॉन्ग है, जिस नक्षत्र में गया है वो नक्षत्र ही उसका जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस का नक्षत्र है, तब तो उसको फिर ये जो सिद्धांत है वहाँ लागू नहीं होगा। हाँ, ये सिद्धांत कांड और सुलोचन वाला सिद्धांत तब लागू होगा जब उसके कुंडली में उसका दशा विंशोत्तरी दशा और उसके ग्रह स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, अथवा अच्छा नहीं है तो ये नियम लागू होगा कांड और सुलोचन। सबसे पहले तो गुरुजी यदि चोरी हो जाए, हाँ यदि चोरी हो जाए तो तत्क्षण कोई ऐसा उपाय है करने के लिए कि थोड़ा सहयोग मिले? देखिए, मैं आपको एक टोटका बताता हूँ, हालांकि बच्चों वाले ही लगता है मुझे, कभी कभी तो बेनिफिट देता है, कभी कभी नहीं देता। अब आप हंसोगे, ये जस्ट एक टोटका है। अब अक्सर कुछ मिलता नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। तो बहुत जो पंडित लोग क्या करते हैं, आंख के ऊपर के बाल को लेते, अपने हाथ में रखते, एक बूंद पानी यहाँ पर डालते, ऐसा करके पट करके मारते हैं और देखते वो बाल किस दिशा में गया। घर के अंदर अगर कोई चीज गुम हुआ है तो मैं भी कई बार देखा हुआ हूँ, वो बाल जिधर गया ना उड़ के उसी दिशा में जाकर के ढूंढो कुछ। कभी कभी तो काम करता है। गुरु जी हम लोग एक उपाय तो गुरुजी एक उपाय तो ये होता है कि जिस दिन चोरी हुआ हो ना, उस दिन लोटे में जल, दूध और उसमें अरवा चावल, सफेद चंदन ये डाल के और सफेद फूल चंद्रमा को अर्घ देने से थोड़ा संभावना बनता है। पता नहीं, करके देख लेना। मैं तो इन चीज को मानता नहीं हूँ जी, अब मुझे वो नहीं करना है ना। मैंने जो अभी बताया आप जो दीदी बोलिए एक बार दीदी। हाँ, क्या जिस समय चोरी हुआ हो और ढूंढ के परेशान हो रहे, नहीं मिल रहा हो, उस समय लोटे में जल, दूध, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा चावल और सफेद फूल ले करके चंद्रमा को अर्घ देना होता है। ये मेरे गुरुजी बताए थे पर हम कभी प्रयोग किए नहीं है कभी। ये क्योंकि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा के लिए सारे शीत द्रव्य है ना, ये सारे चंद्रमा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा कांड नक्षत्र में आया है। फूल। अच्छा गुरुजी हम कभी करके नहीं देखे, गुरुजी बताए थे पर कभी करके नहीं देखे। अगर ये कोई तर्क बनता है नियम के अनुसार तो देख लिया जाए। घर में आकर के कुछ चोरी करके जाऊंगा। गुरुजी मेरा मोबाइल गुम हुआ था, करीब 10 दिन बाद मुझे मिला, लेकिन बड़ी मेहनत की मैंने। अब टेक्निकल में गुरुजी उसको जो शायद वो मंदा नक्षत्र होगा जिस दिन चोरी हुआ, वो देखो जरा उस दिन को। वो बहुत पुराना केस हो गया गुरु, 2.5 साल हो गया लगभग। अच्छा, नहीं मेहनत मतलब क्या किया है? टेक्निकली मैंने मतलब बैंक के ATM के पास चोरी हुआ था, तो उसका जो है मेरे से जो निकाला था तो उसके
मैंने उसको ढूंढा कि उसके पैसा निकालने ट्रांजैक्शन आईडी लेके बैंक, फिर दूसरे बैंक से उसका पूरा अकाउंट का डिटेल निकलवा के उसके गांव में जाके प्रधान से मिल के फिर उससे जो है मोबाइल लिया मैंने। हाँ अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ग्रह। हाँ जी, कुछ कह रहे? अब हम सीखेंगे ग्रहों के बारे में। सबसे पहले लिखिए सूर्य। ये तो सभी को पता ही होगा ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये तो सभी को पता ही है। इसके संदर्भ में अब हम एक अच्छी चीज हम यहाँ सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि जैसे ही ग्रह होगा तो ग्रह की जो ट्रांजैक्शन, आप धर्मेंद्र जी जरा आप ऑडियो बंद करिए। जो ग्रह है ना, वो ग्रह की गति को अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्रमबद्ध तरीका से रखेंगे। सभी ग्रहों में सबसे जल्दी दौड़ने वाला या चलने वाला चंद्रमा है। तो पहले लिखिए चंद्रमा। गुरुजी टेबल करे क्या? टेबल करिए। दूसरे नंबर में जो सबसे जल्दी दौड़ता है वो है बुध। ऊपर लिखना है अपने शीघ्र से मंद गति की ओर विचरण करने वाले ग्रह तालिका। शीघ्र से मंद गति की ओर विचरण करने वाले ग्रह तालिका। सबसे जल्दी शीघ्रगामी है चंद्रमा। चंद्रमा से कम शीघ्रगामी है बुध। बुध से कम शीघ्रगामी है शुक्र। शुक्र से कम है सूर्य। सूर्य से कम है मंगल। मंगल से कम है बृहस्पति। बृहस्पति से कम है राहु और केतु। राहु और केतु से कम है शनि। शनि गुरुजी और एक बार बोल दीजिए ना। सबसे जल्दी दौड़ने वाला है चंद्रमा। चंद्रमा से थोड़ा कम स्पीड में चलने वाला है बुध। बुध से थोड़ा और कम स्पीड में चलने वाला है शुक्र। शुक्र से थोड़ा और कम स्पीड में चलने वाला है सूर्य। सूर्य से कम स्पीड में चलने वाला है मंगल। मंगल से कम स्पीड में चलने वाला है बृहस्पति। बृहस्पति से कम स्पीड में चलने वाला है राहु और केतु। इसी क्रम में आगे शनि आ गया। अब हम आगे देखेंगे, शनि से कम स्पीड में चलने वाला है हर्षल। हर्षल हर्षल से कम स्पीड में चलता है नेपचून। और सबसे धीरे धीरे गति से चलता है प्लूटो। ग्रहों के संदर्भ में इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम ग्रहों को देखेंगे, ग्रहों को सीखेंगे, पहले तो ग्रह के इर्द गिर्द बातें हमें सीखना और समझना होगा। तो सूर्य, चंद्र, मंगल। हाँ जी गुरु, ये जो बताया आपने, ये कब ये बताया, ये अपने उसमें लिखा हुआ है गुरु जी? कितने हजार कैसे? ये जो अभी आपने बताया कि जो शीघ्र से मंद गति वाला, हाँ, ये पहले का लिखा हुआ है गुरु जी या अभी? ये हमेशा ऐसे ही, ये ग्रह जो है ना, जो सूर्य ये के नजदीक होता है ना, सूर्य गुरु जी हमारे जो पुराने जो यहाँ से लिया गया है, ये पहले से ही बताया गया है, अभी बताया गया है? ये पहले से ही।
पहले से ही मतलब हजारों साल पहले बताया गया था ना जब ये बना था। हाँ हाँ तो और ये जो बताया गया है इतना सटीक बताया गुरुजी, और ये जो है जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं यहीं से ले जा करके और हम ही को बताते हैं कैसा है। हाँ। तो मैं ये अभी कितना आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो फल दीपिका के आधार से पढ़ा रहा हूँ। देखो, जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक आएगा वो ग्रह उतना ज्यादा शीघ्रगामी होगा, उतना ज्यादा चंचल होगा, उतना ज्यादा फटाफट दौड़ने वाला होगा। और सूर्य के से जितना वो ग्रह दूर जाएगा उतना उतना वह ग्रह क्या होगा, मंद गति से होगा। सूर्य में तेज है ज्यादा, सूर्य ही दूसरे गति को गति देता है, सूर्य ही दूसरे ग्रहों को मूवमेंट करता है। जैसे जैसे घूमते हुए ग्रह सूर्य के नजदीक आएंगे वैसे वैसे फटाक सा वो जो है ग्रह तेजी से चलना शुरू होता है। क्यों ना? ठीक है। सर इसमें हमारा पृथ्वी ग्रह कहाँ है यार? पृथ्वी के ऊपर है ना। हम जो ज्योतिष देखते पृथ्वी के आधार, पृथ्वी के ऊपर। देखो वही बात है ना कि जब हमने तत्वों को देखा तो हमने आकाश को नहीं लिया, जब हमने महाभूतों को देखा, पृथ्वी जल तेज वायु की संदर्भ तो हमने देख लिया राशि को देखते वक्त, लेकिन हमें वहां आकाश तत्व के बारे में बताया नहीं गया। इसीलिए क्योंकि वह आकाश में ये सारे ग्रह है, ये सारे राशियां हैं। लेकिन जब हम ग्रहों के बारे में देखेंगे तो यहाँ कुंडली में पृथ्वी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम पृथ्वी में इनके प्रभाव को देख रहे हैं ना। इनके प्रभाव को पृथ्वी के अमुक अमुक अक्षांश और देशांतर में पड़ने वाले प्रभावों को देख रहे। तो पृथ्वी का प्रभाव हमें समझना नहीं है, हमें पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर होने वाले इन 9 ग्रहों के जो प्रभाव है वो किस तरह से आ रहे हैं और उसका जड़ चेतन स्थावर जंगम के ऊपर किस तरह का प्रभाव होगा, अच्छा और बुरा। हम यहाँ इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ये पृथ्वी बेस पकड़ के हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पृथ्वी को बेस लेकर पकड़ करके हम बाकी के ग्रहों को हम पढ़ रहे। हम यहाँ प्लूटो को भी ले सकते हैं, हम यहाँ नेपच्यून को भी ले सकते हैं, लेकिन पृथ्वी को नहीं लेना है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तो उसका प्रभाव हम पढ़ रहे हैं ना जी। अगर हमारा निवास चंद्रमा में होता तो हम जरूर चंद्रमा को छोड़ करके पृथ्वी को ले लेते। करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूर्य ग्रह के बारे में, इसके स्वभाव और गुण धर्म के बारे में अब हम यहाँ पर धीरे धीरे करके जानेंगे। सूर्य ग्रह है का मतलब तामा, जो तामा है, जो धातु है तामा, सोना, ये दोनों इसके संदर्भ और संबंध और इसकी जो स्वभाव में हमें दिमाग में रखनी चाहिए। सूर्य का संबंध तामा में है, तामे, इसीलिए सूर्य ग्रह शांति के लिए तामे दान किया जाता है। तामा हो गया, सोना हो गया। संबंध में पिता है, सूर्य का संबंध पिता से है। अगर सूर्य ग्रह कमजोर होगा, खराब होगा तो उसके पिता को हानि देगा। ठीक है। अगर सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो माता को तो जरूर कष्ट देगा सूर्य के, है ना, उस प्रभाव से, लेकिन पिता के पैतृक संपत्ति को भी आपको देगा क्योंकि पिता का कारक ग्रह है सूर्य। यहां हम अभी कारक द्रव्य और कारक पदार्थों के बारे में बात कर रहे। तांबा जो है सूर्य का कारक है, सोना है, ऐसे पिता है। जब हम धैर्यता की बात करते हैं तो सूर्य उसके अधिपति देवता है। कोई आदमी कितना धैर्यवान है, इस चीज को देखने के लिए हमें सूर्य को देखना होगा कि उसका सूर्य कैसा है। किसी आदमी के शौर्य को देखने के लिए कि वह आदमी कितना शौर्यवान है, इसके लिए हमें सूर्य को देखना होगा। वो आदमी कितना पराक्रमी है, वो आदमी कितना
किसी दूसरे के साथ बार्गेनिंग करते वक्त, किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते वक्त वो आदमी कितना सक्षम होकर के मजबूती के साथ अगले के साथ वो लड़ सकता है, या उसके साथ वो बात कर सकता है अगले को परास्त करने के लिए, है ना, बार्गेनिंग कर सकता है, इसके ऊपर सूर्य निर्भर करेगा। गुरुजी सक्षम तार्किक व्यवहार। हाँ जी। दूसरा स्थान वाणी स्थान है। अब देखिए उस नक्षत्र और राशि के उसको आप जोड़ते हुए जाइए। वाणी स्थान कहाँ है, हमने कहाँ पढ़ा था? दूसरे स्थान को हमने वाणी स्थान बोला था। अब उसके साथ जोड़ते हुए जाइए जरा। जैसे हमने कहा कि यहाँ युद्ध में विजय, अब आजकल ऐसा तो कोई तलवार लेके युद्ध तो करने जाता नहीं, या तो अभी लेबनान कौन सी जगह में अभी लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में हो रही है, जो ऐसे तो बहुत कम ही होंगे। तो आजकल युद्ध जो होता है वो बातों में ही लड़ाई होगी, पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ बार्गेनिंग हो गई, यार दोस्तों के साथ। तो कुछ लोगों का आदत होता है ना चढ़ के बोलने का। पति और सानी इंडिया, आपके पत्नी और आप दोनों में कौन आगे है बात करने में? आप ही होंगे। गुरुजी तर्क में तो नहीं जीत पाती है, बाकी वो बात जो ज्यादा देर मतलब होती रहती, सुनते तर्क बात आती तब तो फिर वही हो तो जाता है। आप देखिए जरा, हमने राशि जब हमने पढ़े तो वहां पर देखना बुद्धि का और वाणी का संबंध कहाँ कहाँ पर है, किन किन भाव, किन किन राशि, कौन कौन सा वो राशि है जिसका बुद्धि और वाणी से उसका संबंध है। बुद्धि, विचार और वाणी कौन कौन से राशि से संबंध रखते, जरा देखिए जरा। उन राशि के साथ सूर्य का अगर संबंध होगा तो समझ लो कि वो बोलने में बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही शौर्य पूर्वक बोलने वाला है। कन्या राशि है हाँ, और धनु राशि है। हाँ, राशि के हिसाब से कन्या और धनु है। तो आप देख लो, धनु राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो क्या होगा, उसके वाणी में बड़ी प्रखरता रहेगी, उसके बुद्धि में बड़ा प्रखरता रहेगा, उसको कोई जीत ही नहीं सकता, कोई उसको बोल करके हरा नहीं सकता, क्योंकि सूर्य जो है युद्ध में विजय देने वाला है, पराक्रमी है। तो ये पराक्रमी जो है उसके वाणी में दिखाई देगा। पंचम स्थान है विद्या का। विद्या स्थान में अगर सूर्य बैठेगा तो हालांकि उसके कुछ चीजों में सूर्य जरूर, क्योंकि इसे पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य का अपना जो नेचुरल, जो स्वाभाविक जो प्रभाव है उस व्यक्ति के शरीर में जरूर दिखेगा, उसके विद्या में दिखेगा। सूर्य को आत्मा कारक ग्रह माना जाता है और सुख का प्रतीक माना जाता है। सूर्य को आत्मा कारक ग्रह और सुख का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा कारक ग्रह का मतलब एक तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद के प्रति कितना यकीन करते हो, आप जो काम कर रहे हो अपने प्रति कितना आपको भरोसा है, पहली बात। दूसरी बात है, आत्मा का मतलब होता है कि आप में जो मैंपन है, जो मैंपन है, जो सब कुछ है, जो आपका अपनी जो अस्तित्व है वो आत्मा का प्रतीक है। सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा को मन का प्रतीक माना जाता है। तो आत्मा स्वरूप है सूर्य, आपकी आन बान और शान को प्रभावित करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला है सूर्य। सूर्य बोलता है कि मैं आपके व्यक्तित्व को
निखारूंगा। आपकी जो परंपरा है, पैतृक परंपरा, कुल परंपरा है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। सूर्य बोलता है कि मैं आपके अंदर प्रताप दूंगा, आप जरा अपने पिता के किए कर्म, धर्म, व्यवहार, बुद्धि और विचार को उसकी आप संरक्षण करो, क्योंकि यह आत्म स्वरूप है सूर्य। तो मैं आपको प्रताप दूंगा, प्रतापी बनाऊंगा। अपने धर्म, अपने अस्तित्व, अपने संबंध के प्रति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति जो एक विश्वास है जो लोगों के सामने बोले जाते हैं, वह प्रताप, गौरवतापन महसूस होना अपने प्रति, अपने परिवार और अपने पुरखों के प्रति, वह आपको सिर्फ सूर्य ही प्रदान कर सकता है। इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य ग्रह राजकीय सत्ता, राजकीय कर्मों में भी सहायक होता है। सूर्य बोलता है आप मेहनत करो, आप हमें खून दो, हम आपको क्या देंगे? आजादी देंगे। हैं? यशस्वी बनाएंगे गुरुजी, हाँ, यशस्वी। यशस्वी। ऐसे राज सेवा, आपके बच्चा या आप सरकारी नौकरी कर पाओगे या नहीं, यह चीज डिसाइड करेगा सूर्य, क्योंकि वो राजा ग्रह है। राज्य सेवा कि आप अधिकारी हो या नहीं, डिसाइड करेगा सूर्य। गुरुजी मेरे द्वितीय भाव में सूर्य है, तो धन भाव में सूर्य का होना क्या मतलब है? सूर्य अपने आपके धन का जुगाड़ कर रहा है। उसी तरीके से चला भी जाता है गुरुजी। चलो जाना तो फिर एक अलग बात है, लेकिन दे तो रहा है ना। जी गुरुजी। दूसरे भाव में सूर्य होने से आंख में थोड़ा सा खुजली टाइप का होता है, तो होता है आपको? कभी कभी गुरुजी, ऐसे नॉर्मली नहीं है, जब ज्यादा जग जाता हूँ या फिर ज्यादा पढ़ता हूँ तभी, अदरवाइज नहीं। सूर्य शक्ति का और प्रकाश का प्रतीक है। सरकारी नौकरी है गुरुजी वैसे। हाँ, तो नौकरी देने का काम करता है वो। देखो, सूर्य शक्ति का और प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य भगवान शिव से संबंध रखने वाला ग्रह है। शिव कार्य के प्रति प्रशस्त करता है व्यक्ति को सूर्य। सूर्य जो है अपने दशा में व्यक्ति को अगर कहीं दौड़ाएगा तो सूर्य कहेगा कि आपको हम जंगल में और पहाड़ में दौड़ाएंगे। पहाड़ और जंगल में दौड़ाएंगे, यानी सूर्य का जो संबंध है पहाड़ है। क्या हुआ? गुरुजी मेरी नौकरी पहाड़ों और जंगलों में ही बीत रही है। हाँ। कश्मीर में ड्यूटी थी मेरी कश्मीर में ड्यूटी थी सर मेरी लगभग 3 साल। जंगल और पहाड़ी थे वहां पे। अच्छा, उरी में थी गुरुजी। उरी। तो सूर्य जो है पहाड़ और जंगलों में व्यक्ति को दौड़ाता है, वहां से संबंधित कार्य को संपादन करने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य अगर किसी आदमी का बहुत प्रखर है, बहुत अच्छा है, अगर इस वक्त किसी का कुछ चीज गुम हो जाता है, अगर कोई आदमी गुम हो जाते हैं, तो उसके लिए पहाड़ों की तरफ जाकर के ढूंढने के लिए बताया जाता है।
सूर्य व्यक्ति को होम यानी शिव भोलेनाथ जी के पूजा और उसके बाद हवन के प्रति प्रवृत्त करता है। देव स्थान में सूर्य का निवास है ना। तीक्ष्णता, एकदम तेज बुद्धि वाला होता है। उत्साह आदि का विचार बुद्धिमान जो मनुष्य है वो सूर्य से करता है। यानी कि यह सभी जो व्यवस्थाएं हैं, सूर्य इसका कारक ग्रह है। ठीक है जी। अब आज हमारा टाइम काफी हो गया है, तो कल हम चंद्रमा, फिर मंगल, कल संडे आई थिंक है ना, तो परसों हम पढ़ेंगे चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, ऐसा करके इसको हम पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है गुरुजी। आप ना ग्रहों के संदर्भ में अच्छी तरह से आप इसको पढ़िए, याद रखिए, याद करिए ग्रह को, ग्रह के स्वभाव, उसके विचार, उसके सभी चीज आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए। कुंडली देखते ही, जैसे ही सूर्य ग्रह दिमाग में आप कुंडली देखोगे, तो अभी जो मैंने आपको जो मैंने बताया वो सभी एक साथ दिमाग में आनी चाहिए। गुरुजी, आप पहले तो हमको ये बताइए, कुंडली के 12 जो खाने हैं, घर है, तो उनको क्या क्या बोला जाता है? जैसे लग्न स्थान यानी जन्म कुंडली हो गया, सप्तम स्थान यानी पत्नी स्थान। अरे मेरे भाई, आप जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? नहीं, आप बोले ना कि सूर्य वो घर में जाएगा तो वो दिमाग में आना मांगता है। तो सूर्य कौन? प्रथम भाव, दूसरे को द्वितीय भाग, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना सर, आप जल्दीबाजी मत करिए ना। अभी ग्रह पढ़ने के बाद फिर हम भाव को पढ़ेंगे, जो आप बोल रहे हैं ना कल परसों से, उसी चीज को पढ़ेंगे। ग्रह की फिर दृष्टि भी, हाँ सर गुरुजी, ग्रहों की दृष्टि भी तो सीखनी है ना भाई साहब। मैंने क्या बोला आपको, मैं सब चीज सिखाऊंगा आपको। ठीक 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 ठीक। अब एक ही दिन में सभी चीज तो नहीं ना सीख पाएंगे। नहीं, आप आपके हिसाब से, आपके स्पीड से चलिए। देखो, इसी तरह से अगर आप डिटेल में समझते हुए जाएंगे तो आपको पढ़ने का मजा आएगा। नहीं तो ज्योतिष तो लोग तो 7 दिन में ज्योतिष कहते हैं, 7 दिन में हम ज्योतिष सिखा देंगे। अब भगवान जाने क्या सिखाते वो लोग 7 दिन में। नहीं, आपसे ही सीखना है। डेमो में ही निकल गया। नहीं, आप जो सिखाएंगे सीखेंगे हम लोग। तो अभी हमने पहले ग्रह को देखो, ऐसा है जहां हमें ग्रह और राशि को देखना है, नक्षत्र को देखना है, तो पहले हम उन चीजों को देखेंगे ना। लग्न भाव में सूर्य आ गया, अब सूर्य के बारे में तो पता ही नहीं है। तो लग्न तो एक सिंपल चीज है ना, लग्न क्या है, वो एकदम सिंपल चीज है। तो पहले ग्रह को जानेंगे, राशि, नक्षत्र, इसको जानने के बाद फिर हम तीसरे चरण में फिर हम भावों की तरफ जाएंगे। सप्तम भाव से क्या देखेंगे, क्या क्या विचार करेंगे, ग्रहों की दृष्टि कैसी होगी, इसके मित्र और शत्रु कौन कौन से ग्रह होंगे, बलाबल हो गया, कौन से ग्रह कितने बल में होते हैं, उसके गोचर कितने प्रमाण का होगा, और उसके षडबल है, विंशपक है, अष्टोत्तरी है, विंशोत्तरी वर्ग है, वर्ग कुंडली, सब कुछ पढ़ेंगे। हम बचपन से यही सारी चीज पढ़ाते आ रहे। आपको हम प्रखर बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। गुरुजी, हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं सब, लेकिन हमारा दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। काहे हमारा प्रैक्टिस नहीं है कभी भी। अभी आप सिर्फ लिखते जाइए। अभी आप ना सिर्फ लिखते जाइए, जो हमने बताया उसको लिखते जाइए। जब हम 12 भाव को पढ़ के जब हम कुंडली विश्लेषण करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा जी। अभी ना अपने दिमाग को बहुत ज्यादा बोझ मत करिए, बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा। अभी जो आपको हम बता रहे हैं ना सूत्र, बस उसको छोटे छोटे अक्षर में एक बड़ा सा एक पेपर ले लो, और उसमें ना ब्रैकेट बना, उसमें ना बीच बीच में खाने बना करके ग्रहों का स्वभाव, राशि के स्वभाव, नक्षत्र, ये अंत सारा चीज लिखिए। छोटे छोटे करके लिखिए।
बाद में जैसे ही हम फलादेश करने की तरफ जाएंगे, लग्ने स्थिता दिनकर कुरुते अंग पीड़ाम, लग्न में सूर्य होगा तो अंग पीड़ा होगा। फिर उस वक्त हम देखेंगे भाई वो जो लग्न में बैठा हुआ सूर्य कितने पावर में है, सड़बल में क्या है, वो सारे उसी चार्ट में देख के देखेंगे, एक झटके में देख लोगे आप। पहले ABCD पढ़ेंगे, फिर हाँ, FR पहले एप्पल ABCD पढ़ेंगे ना, अभी तो हम ABCD पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए 5 मिनट का गैप, उसके बाद नाड़ी परीक्षण।